वेलकम गाइस। अगली सीरीज में आज जो यूएससीएमए के एज ए क्वेश्चन में आज हम दूसरी केस स्टडी यानी एज ए क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। कोसो फ्रेमवर्क केस स्टडी यानी कि कोसो फ्रेमवर्क, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस कि आपसे एज ए क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैं जनरली बच्चों को बोलता हूं कि एज ए क्वेश्चन से बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि सर हम कैसे लिखेंगे, वहां पर एक केस स्टडीज आएगी। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने सीरीज लॉन्च की है। इसका दूसरा वीडियो है जिसमें हम कोसो फ्रेमवर्क के एज ए क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे वो समझेंगे। लेकिन देखिए, मैंने सिर्फ यहां पर एज ए क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, मैंने आपको ओवरऑल अप्रोच भी समझानी है। तो आपको जब तक कंटेंट का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा कि कंटेंट के अंदर यानी कोसो फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप केस स्टडी को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बैलेंस स्कोर कार्ड में समझाया था, उसी तरीके से पहले मैं आपको कोसो फ्रेमवर्क के कीवर्ड्स दिखाने जा रहा हूं। देखिए, मैं पूरा कोसो फ्रेमवर्क नहीं डिस्कस कर रहा, बिकॉज कोसो फ्रेमवर्क को जब मैं क्लास में डिस्कस करता हूं आई विल टेक 1.5 आवर, 1.5 घंटे के आसपास का समय लेता हूं। लेकिन यहां 25 to 30 मिनट्स या देखते हैं जितना भी मिनट लगे, उसमें हम पूरी केस स्टडी को भी समझेंगे और इस फ्रेमवर्क को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन आएगी तो उसको आंसर कैसे करना है, तो सबसे पहले तो अपने को यह समझना पड़ेगा कि कोसो एक इंटरनल कंट्रोल का इंटरनेशनली स्टैब्लिश इंटरनल कंट्रोल का एक फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहिए। उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 5। तो अगर सर एज ए क्वेश्चन आएगा तो हमें पहले 5 कंपोनेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए और हमें यह पता होना चाहिए कि कोसो फ्रेमवर्क इट्स टॉक अबाउट इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज। मतलब ये किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं है। चाहे आप आईटी सेक्टर में चले जाएं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाएं, सर्विस सेक्टर में चले जाएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में चले जाएं, सब जगह इंटरनल कंट्रोल चाहिए। तो सर इंटरनल कंट्रोल का इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क जिसके 5 कंपोनेंट है। तो सर अगर केस स्टडी आएगी तो ये 5 कंपोनेंट के नाम लिखने पड़ेंगे। पहला काम तो ये करना पड़ेगा। अगर कोसो फ्रेमवर्क देखने को मिले बेटा, ये 5 देख लीजिए। शॉर्टकट है इसका, क्राइम मैंने बनाया है। क्राइम, सी फॉर कंट्रोल इन्वायरमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल इन्वायरमेंट। एक एक करके समझेंगे कि सर कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या आएगा। दूसरा रिस्क असेसमेंट, CR। तीसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। चौथा मॉनिटरिंग होना चाहिए। और 5वां एग्जिस्टिंग कंट्रोल एक्टिविटीज की क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कोई कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है। तो दीज आर दी 5 कंपोनेंट्स। ये क्या है? 5 कंपोनेंट हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं। अब सर कोई भी केस स्टडी आपको दी जाए उसके अंदर इन 5 कंपोनेंट का रेफरेंस ही देने से आपको 3% मार्क्स मिल जाएंगे, यानी 30% मार्क्स, अगर कहीं ना कहीं आपने ये भी लिख दिया तो। लेकिन हम इसके अंदर कीवर्ड्स को समझ रहे कि सर 5 कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले आप बात कर रहे हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट की। कंट्रोल इन्वायरमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आप सोचिए, अगर आप एक कंपनी के कंट्रोल इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कंट्रोल जूनियर लेवल का स्टाफ नहीं सेट करता होगा, मैनेजमेंट। तो यहां पर आपको एक वर्ड में हाईलाइट कर रहा हूं, टॉप ऑफ द टोन, टोन एट द टॉप, यानी कि आपके कंट्रोल इन्वायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की है, सीनियर मैनेजमेंट की। और उनको एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इससे कोड ऑफ कंडक्ट बनाने पड़ेंगे जो कि ऑल इंप्लॉइज को फॉलो करने हैं। तो सर कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। आपके कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये लाइन होनी चाहिए व्हाइल राइटिंग ऑफ एज ए क्वेश्चन। टॉप ऑफ द टोन, पॉलिसीज फॉर ऑल द इंप्लॉइज, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। तो यहां पर अगर आपने सीनियर मैनेजमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट, इट शुड बी साइंड बाय द इंप्लॉइज, पॉलिसीज को मेंशन कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। फिर दूसरा कंपोनेंट आता है रिस्क असेसमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी रिस्क होती है। सर रिस्क कहां कहां हो सकती है? टेक एग्जांपल, सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो एक तो क्या हो सकता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग तो नहीं है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, जैसे यहां पर मैंने कीवर्ड लिखा है फ्रॉड, स्टॉक मिसमैनेजमेंट। तो रिस्क असेसमेंट, सर रिस्क कहां पर होता है? कोई नई पॉलिसी आ रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नए एरियाज आ रहे हैं जहां पर रिस्क होती है। तो सर रिस्क हमेशा 2 प्रकार की ही होगी, या तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स हो सकता है या फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से नहीं बने। जैसे मान के चलो आपको कोई केस स्टडी दी है, उसके अंदर वो क्या बोल सकते हैं
कि न्यू आईटी पर्सनल आ रहे हैं, न्यू इंप्लॉइज आ रहे हैं, रिस्क होगी सर। न्यू लेजिस्लेशन आ रहा है, रिस्क होगी सर। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ रहे हैं, लाइक कंपनी फर्स्ट टाइम आईएफआरएस का एडॉप्शन कर रही है, रिस्क असेसमेंट। तो एज ए ऑडिटर आपको रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। तो दूसरा था रिस्क असेसमेंट, जहां पर रिस्क की बात होगी। पहला था कंट्रोल एनवायरनमेंट, जिसमें हमने मैनेजमेंट की बात करी। थर्ड है आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है। सर इंफॉर्मेशन में क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। तो जैसे स्टोर मैनेजर सीनियर मैनेजर से बात कर रहे हैं, तो वीकली रिपोर्टिंग्स, अलर्ट ऑन वेरिएंसेस। तो रिपोर्टिंग, जहां कहीं भी वर्ड आएगा रिपोर्टिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड कीपिंग आ सकता है, वीकली रिपोर्ट्स आ सकते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का फ्लो, तो सर जहां कहीं भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, जिसमें हम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, जैसे आपने अपने क्लाइंट को मंथली स्टेटमेंट भेजते हैं ना, आप सोचिए आपके अकाउंट रिसीवेबल है, तो आप उनसे क्या करेंगे? उनको स्टेटमेंट भेजेंगे। तो वो किसका पार्ट है? इंफॉर्मेशन। चौथा आता है मॉनिटरिंग। सर हमने कंट्रोल बना लिया, कंट्रोल चल रहा है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कीवर्ड दे रहा हूं, इंटरनल ऑडिट। ये कीवर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में इंटरनल ऑडिट वर शेड्यूल क्वार्टरली। मैनेजमेंट रिव्यू करेगा, तो जहां परफॉर्मेंस रिव्यू, जहां पर रिव्यूअल आ रहा है, वो है मॉनिटरिंग। तो कीवर्ड बेटा अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, आप फेडअप हो जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, इसीलिए कीवर्ड्स दे रहा हूं। तो मॉनिटरिंग में आ जाएगा इंटरनल ऑडिट्स रिव्यूड बाय द मैनेजमेंट। और एक ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट आ रहा है हमने कंट्रोल एक्टिविटीज। तो कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब यह है कि आपके पास कोई ऑलरेडी सिस्टम है क्या इंटरनल कंट्रोल का? जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि आपने सेल्स को, क्रेडिट सेल्स को अप्रूव करने का सिस्टम अलग रखा है, और डिस्पैच का सिस्टम अलग रखा है, और सेल्स की रिकॉर्डिंग का सिस्टम अलग रखा है। तो ये क्या आपका एक एग्जिस्टिंग कंट्रोल हो सकता है? तो 5 कंपोनेंट का रेफरेंस एज ए क्वेश्चन में चाहिए। मैंने आपको एक एज ए क्वेश्चन यहां पर दिया है, बार बार बोल रहा हूं, एज ए क्वेश्चन बड़े नहीं आते, आपको एनालिसिस करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आप सबसे पहले 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके ये एज ए क्वेश्चन को पढ़िए। इसका सॉल्यूशन कैसे ड्राफ्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सो यहां पर हम केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ ली होगी, मैं एक बार इसको पढ़ता हूं। टेक्नोवा सॉल्यूशन इज ए ग्रोइंग मिड साइज आईटी सर्विस। तो देखिए यहां आईटी सर्विस कंपनी है, तो मैंने पहले ही बताया था किसी भी सेगमेंट में आप लगा सकते हैं। बेस्ड इन बेंगलोर इंडिया, अब यहां बेंगलोर इंडिया लिखा है, हो सकता है वहां यूएस कैलिफोर्निया दे दें। इट इज स्पेशलाइज इन क्लाउड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए क्लाउड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आज के डेट में एज ए क्वेश्चन आईटी डिपार्टमेंट से आ सकते हैं। तो क्लाउड डेवलपमेंट करते हैं, एंड हैज रिसेंटली ऑनबोर्ड इंटरनेशनल क्लाइंट। तो उनके पास इंटरनेशनल क्लाइंट आए हैं। एज द कंपनी स्केल्ड, मैनेजमेंट नोटिस इंक्रीजिंग इशू रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी। देखिए प्रॉब्लम को पहचानना सीखिए कि इस केस स्टडी में बोल रहे हैं कि हमारा काम काफी बढ़ रहा है और हम डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट को क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। मिस्ड द प्रोजेक्ट डेडलाइन, दूसरा इशू क्या है हमारा? कि एक तरफ तो हम डेटा सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है, दूसरा हमारा है कि कहीं प्रोजेक्ट की डेडलाइन को हम मिस ना कर जाएं। और इनएफिशिएंट कम्युनिकेशन अक्रॉस द डिपार्टमेंट, हमारे सारे डिपार्टमेंट में किसी प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होता। इस इशू को एड्रेस करने के लिए हाउ यू विल इंप्लीमेंट कोसो फ्रेमवर्क, हाउ यू विल इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल। इट मे बी पॉसिबल एग्जाम में आपको वो कोसो वर्ड ना दे, बोले इंप्लीमेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा स्टैब्लिश करना है तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क क्या है? कोसो। तो कोसो के 5 कंपोनेंट को हम यहां पर मेंशन करेंगे। अब क्या क्या इशू आइडेंटिफाई किए हैं? जैसे डेवलपर हैड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। आप सोचिए एक आईटी डिपार्टमेंट है जहां पर डेवलपर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, जिसमें वो क्लाइंट के डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, तो सबसे बड़ा वायलेशन ऑफ पॉलिसी तो ये है। रिस्क असेसमेंट वर नॉट फॉर्मली कंडक्टेड, यहां पर रिस्क असेसमेंट किया ही नहीं गया इस ऑर्गेनाइजेशन में।
प्रोजेक्ट अपडेट वर इनकंसिस्टेंट, मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, और यहां पर कोई इंटरनल कंट्रोल का मॉनिटरिंग नहीं है और कोई ऑडिट नहीं हो रहा है। तो आपको यहां पर कोसो फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करना है। अब सोचिए, इस तरीके की एज ए क्वेश्चन अगर आपने पहले कभी ना किया हो, एग्जाम में आ जाए, यूएससीएमए का पार्ट 1 आपका खत्म हो सकता है। इसीलिए कोसो फ्रेमवर्क की केस स्टडी को मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। चलिए, पांचों कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट क्या है सर? आपको सॉल्यूशन में आपको पहले से पता होगा कि सर पहला कंपोनेंट तो हमें यहां पर क्या मेंशन करना है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। और कंट्रोल एनवायरनमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी क्रिएटेड फॉर्मल कोड ऑफ एथिक्स एंड आईटी गवर्नेंस पॉलिसी साइंड बाय द ऑल एम्प्लॉइज। तो आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट में यही लिखना है कि आपके पास एक कोड ऑफ एथिक्स और गवर्नेंस मॉडल होना चाहिए जो सारे एम्प्लॉइज के द्वारा साइन किया गया हो, और दिस पॉलिसी शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय द टॉप ऑफ द मैनेजमेंट। अगर आप ये लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। दूसरा फ्रेमवर्क क्या था सर? क्राइम का आर, रिस्क असेसमेंट। तो आईटी रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, जैसे डेटा लीकेज हो सकता है क्या, प्रोजेक्ट ओवररन हो सकता है क्या सर? हमने अगर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि कहीं हमारे यहां डेटा सिक्योरिटी थ्रेट पे तो नहीं है क्या, हम प्रोजेक्ट को अगर हमें डेडलाइंस को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिस्क असेसमेंट है। इंपैक्ट रिस्क वाज प्रायोरिटाइज एंड लिंक टू द स्पेशल कंट्रोल एक्शन। तो आपको सबसे पहले इंप्लीमेंट करने से पहले रिस्क असेसमेंट करना है। तो आईटी दो रिस्क हो सकती है आईटी इन्वायरमेंट में, डेटा लीकेज और प्रोजेक्ट ओवररन की हम टाइम से डेडलाइंस को फॉलो नहीं कर पा रहे। मैं कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप आईटी के हो सकता नॉलेजेबल नहीं। सर रिस्क असेसमेंट हो गया। तीसरा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। सो ऑटोमेटेड ईमेल के बारे में मैंने यहां दिया, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्या हम अलर्ट सेंड कर रहे हैं relevant employee who were required to acknowledge digitally whenever a new policy or change was uploaded? automated email, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि कोई नई पॉलिसी आती है तो उसका कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप सोचिए, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में नई पॉलिसी आई, तो क्या इस पॉलिसी के बारे में सारे एम्प्लॉइज को अलर्ट्स भेजे गए हैं या नहीं भेजे गए? ये क्या है, कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। और क्लाइंट कम्युनिकेशन लॉग्स, अगर क्लाइंट से डिस्कशन हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बारे में, तो क्या हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है जहां पर क्लाइंट के ईमेल का लॉग मेंटेन होता हो, हम फीडबैक लेते हो टाइम से? डॉक्यूमेंटेशन, यहां पर पूरी की पूरी फोकस किसके ऊपर है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में क्लाइंट कम्युनिकेशन लॉग आ गया, इंप्लॉइज को ऑटोमेटिकली अलर्ट्स भेजे जा रहे हैं, इंप्लॉय को इन्फॉर्म किया जा रहा है। मतलब आपका पूरा फोकस होना चाहिए इंप्लॉय के साथ में कम्युनिकेशन का, और एक्सटर्नल कस्टमर और एक्सटर्नल सप्लायर के साथ में किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करते हैं। और लास्ट जो है मॉनिटरिंग। तो सर मॉनिटरिंग के लिए तो आपने कीवर्ड दिया था इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, वो शेड्यूल होना चाहिए, और उसके बाद अगर उसमें किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसीज देखी जाती है तो उसको आप नोट डाउन कीजिए। ट्रैकिंग द केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मैचअप किया जा रहा है यानी। तो अगेन इंटरनल ऑडिट वर्ड इज वेरी वेरी एसेंशियल व्हाइल राइटिंग ऑफ मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। तो ये कीवर्ड्स दे रहा हूं मैं आपको, लैंग्वेज लिखने के तरीके आपके डिफरेंट हो सकते हैं बट कीवर्ड शुड नॉट बी डिफरेंट। तो इंटरनल ऑडिटिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट होगा। कंप्लायंसेस चेक ये डाल सकते हैं, मैंने थर्ड पार्टी रिव्यू डाल सकते हैं, कंप्लायंसेस चेक डाल सकते हैं, इंटरनल ऑडिट डाल सकते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू डाल सकते हैं, और लास्ट में आपको पता ही है एग्जिस्टिंग में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज बेस्ड एक्सेस कंट्रोल वेयर इंप्लीमेंटेड, ओनली ऑथराइज्ड पर्सनल कुड एक्सेस सेंसिटिव क्लाइंट डेटा रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ब्रीचेस। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो सकती है कि किसके पास क्या पावर होना चाहिए। तो ये पांचों कंपोनेंट का रेफरेंस अगर आप देंगे कोसो फ्रेमवर्क में तो आपको 70 to 80% चांसेस हैं कि आपका एज ए क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल जाए। पांचों कंपोनेंट का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, जिसके मैंने आपको कीवर्ड्स स्टार्टिंग में ही बताएं। वो कीवर्ड्स एज पर दी इंडस्ट्री, मैंने आईटी इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया, आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दिया जा सकता है, आपको मैन्युफैक्चरिंग का दिया जा सकता है, आपको किसी हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया सकता है, लेकिन सर कंपोनेंट तो 5 ही रहेंगे ना।
वो पांचों कंपोनेंट का आपको रेफरेंस देना है। तो दिस इज द वे यू हैव टू डील विद द केस स्टडीज। आने वाले समय में हम और भी केस स्टडीज को क्या करेंगे, टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।